बच्चों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिजिक्स पार्ट 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप समझ नहीं सकते। अगर ये आप क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप टॉप मतलब क्या है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कूलाम का नियम और दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल। कूलाम के नियम ने क्या बताया था, दो बिंदु आवेशों के बीच जो बल लगता है वो कैसे बताया था कि जो दो आवेश होते हैं उनके गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है। अगला फिर क्या है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र बताना है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। और फिर क्या, द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र बताना है। द्विध्रुव क्या होता है, जब दो कोई विभिन्न प्रकृति के और समान मात्रा के क्या होते हैं आवेश एक दूसरे के क्या होते हैं, अल्पतम दूरी पर स्थित होते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विध्रुव कहते हैं। तो द्विध्रुव के कारण ही क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र निकालना है। अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति में, यानी कि द्विध्रुव कौन सी स्थिति बनेगी, एक अच्छी बनेगी और एक निरक्षी बनेगी। कौन सी बनेगी, एक अच्छी और एक निरक्षी स्थिति में निकालना है। फिर एक आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन आएगा, एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण क्या होता है, इस द्विध्रुव को घुमाने के लिए जो बल लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं। फिर गॉस का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गॉस का नियम तो जितना है उतना याद रख लो। गॉस के नियम के अनुप्रयोग, इनमें से 3 अनुप्रयोग है। अनंत लंबाई के समान आवेशित सीधे तार पर वैद्युत क्षेत्र, अनंत समतल चादर पर वैद्युत क्षेत्र और गोलीय खोल यानी कि खोखले गोले पर बाहर और भीतर वैद्युत क्षेत्र। यानी कि ये 3 आपके जो हैं इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि आप समझ नहीं सकते, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो ये इतना तो आप बिल्कुल इतना तैयार कर लो कि पूछो मत, ये आना ही आना है, समझ लो आप लोग। ठीक है। आगे, किसी बिंदु आवेश के कारण और वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव, यानी कि हमने क्या बताया, एक बिंदु के कारण विभव क्या होता है और एक द्विध्रुव के कारण विभव क्या होगा, ये भी हम लोग आगे देखेंगे। फिर है विद्युत द्विध्रुव की स्थिति वैद्युत ऊर्जा, यानी कि किसी भी वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण स्थिर या स्थितिज वैद्युत ऊर्जा हम लोग फाइंड करेंगे। उसके बाद है संधारित्र तथा धारिता। संधारित्र क्या होता है, एक युक्ति होती है जो प्लेटों से मिलकर बनाई जाती है, उसे हम लोग संधारित्र कहते हैं। धारिता मतलब कैपेसिटी, वो कितने पर क्या होता है, अपने ऊपर आवेश स्थिर कर सकता है या रोक सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। उसी पर एक प्रयोग है, पट्टियों के बीच परावैद्युत माध्यम होने अथवा ना होने पर संधारित्र की धारिता। परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं, आप लोग माध्यम समझते हैं, जैसे अबरक हो गया, कोई पट्टी 2 ले लिया, मान लीजिए ये 2 पट्टी मारी है, इन 2 पट्टियों के बीच अगर कोई मीडियम भर देते हैं तब इन पर कितनी आवेश संचित किया जा सकता है, और अगर नहीं रहता है, एयर रहती, तब इन पर कितना संचित किया जा सकता है। ये भी आपका कई बार पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर संधारित्र में इस संचित ऊर्जा, यानी कि संधारित्र पर कितनी ऊर्जा हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। क्योंकि आप जानते हो कि संधारित्र का प्रयोग कहाँ करते हैं, उपकरणों में आवेश को बचाने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे एक्स्ट्रा एनर्जी हो जाती है, आवेश हो जाता है तो अपने ऊपर स्टोरेज कर लेता है, जिससे उपकरण क्या होते हैं, बच जाते हैं। तो उसी प्रकार ये संधारित्र भी क्या करेगा, अपने ऊपर ऊर्जा कितनी मैक्सिमम संचित कर सकता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अलग अलग कैपेसिटर पर अलग अलग ऊर्जा संचित होती है। अपवाह वेग ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, किसी धातु के क्षण में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को हम लोग क्या कहते हैं, अपवाह वेग कहते हैं। जैसे कि आपने देखा भी होगा, जब लोहा होता है एक सिरे से विद्युत क्षेत्र जोड़ते हैं तो क्या होता है, इसमें करंट फ्लो होने लगते हैं। तो इसका मतलब मेटल के अंदर क्या होता है, कोई ना कोई फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे जो क्या कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन को, चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा रहे होंगे। तो इसी अपवेग को क्या कहते हैं, अपवाह वेग कहते हैं। फिर आपका आता है गतिशीलता, मोबिलिटी, इसको भी हम लोग आराम से पढ़ेंगे, ये भी एक बार पूछा जा चुका है, अच्छा टॉपिक है, बिल्कुल छोटा सा है। ओम का नियम तो आप लोग सभी जानते हो, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में ताप, दाब आदि में परिवर्तन ना किया जाए तो उसके सिरों के बीच लगने वाला विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। क्या होता है भैया, समानुपाती होता है। चलिए आगे देखते हैं। फिर इससे आता है अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम का क्या निकालना भैया, सत्यापन निकालना है। क्या निकालना है, अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन करना है। और फिर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है किरचॉफ का नियम, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पूछो मत। वो भी कौन सा, सेकंड लॉ।
सेकेंड लॉ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किरचॉफ का नियम। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, जिसे बंद पास का नियम भी करते हैं, और ये नियम किस पर संरचित है, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। कौन सा, किरचॉफ का सेकेंड नियम। उसी पर एक आता है व्हीटस्टोन सेतु पढ़ेंगे, इसी का अनुप्रयोग पर है व्हीटस्टोन सेतु। फिर पढ़ेंगे मीटर सेतु, जिसमें व्हीटस्टोन सेतु अब की बार दिया गया, पिछली बार मीटर सेतु पोटेशियोमीटर दोनों थे, लेकिन अब की बार आपका सिर्फ व्हीटस्टोन सेतु ही दिया गया है और विभवमापी दिया गया। अब की बार सिलेबस में जो 2023 का और 24 का सिलेबस है उसमें आपका व्हीटस्टोन सेतु दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक क्या रह जाएगा। अगला टॉपिक है बायो-सेवर्ट का नियम। बायो-सेवर्ट का नियम पिछली बार था, लेकिन अब की बार भी है बायो-सेवर्ट का नियम, और इसके आधार पर जो होता है लूप में इसका अनुप्रयोग पढ़ना है। इसी के आधार पर लूप में क्या पढ़ना है, अनुप्रयोग पढ़ना है। आगे देखते हैं एम्पियर का नियम। एम्पियर का नियम था भाई, एम्पियर का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है एम्पियर का नियम क्या है। और अनंत लंबाई सीधे तार में क्या निकालना है, इसका अनुप्रयोग प्रयोग करना। कैसे कैसे हम लोग एम्पियर का नियम एक सीधे तार में क्या करेंगे, हम लोग प्रयोग करते हैं। फिर है एक समान विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल। जैसे चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र जब प्रवाहित कराते हैं तभी तो क्या बनता है, चुंबकीय क्षेत्र बनता है। क्योंकि जब आप किसी इलेक्ट्रॉन में क्या होते हैं, जब किसी चालक में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं तो उसके चारों तरफ एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जो क्या करता है, अपने पास आने वाली वस्तुओं को या पदार्थ को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। उसी प्रभाव को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र। और जो आकर्षित प्राकर्षित करने का जो प्रक्रिया है वो किसकी होती है, चुंबक की। इसीलिए हम लोग कहते हैं वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो हम वैद्युत धारा तथा चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल पढ़ेंगे। इसी को हम लोग लॉरेंज बल भी बोलते हैं। क्या कहते हैं भैया, लॉरेंज बल कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लॉरेंज बल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, लॉरेंज बल कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, लॉरेंज बल भी कहते हैं, आप लोग पढ़ेंगे। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल, ये भी इंपॉर्टेंट है। दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल, एम्पियर परिभाषा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि जितने भी क्वेश्चन हमें 30 लगभग दिए हैं, इतने इंपॉर्टेंट है कि आप कुछ कह नहीं सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये समझ लीजिए पूरी पार्ट फर्स्ट के रीढ़ की हड्डी बन गए हैं। चालक कुंडली, गैल्वेनोमीटर या धारामापी में इसका सुग्राहिता तथा अमीटर वोल्टमीटर में इसका क्या पढ़ना है, रूपांतरण। कैसे अमीटर में बदल सकते हैं, कैसे इसको क्या कर सकते हैं, वोल्टमीटर में बदल सकते हैं। फिर है धारा लूप चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में तथा इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, यानी कि जो धारा लूप होता है या कुंडली होती है, लूप मतलब कुंडली की बात कर रहे हैं, चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में कैसे प्रयोग होती है, इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कैसे प्रयोग किया जाता है, ये भी हमको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। आराम से पढ़ ले सकते हैं, बहुत ही आसान ही, ज़्यादा टफ नहीं है। चुंबकीय द्विध्रुव यानी कि क्षण चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब हमें जैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी, अब वैसे मुझे क्या निकालनी है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी। क्षण चुंबक, क्षण चुंबक जानते जो प्रयोग किया जाता था, इसमें क्या होता था, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल होता था, तो इसी को हम लोग क्या बोलते थे, क्षण चुंबक बोलते थे। ठीक है, तो आगे आप लोग देखते हैं कौन कौन सी स्थिति में, अच्छी स्थिति में और निरक्षी स्थिति में या लंबवत स्थिति में हम लोग प्रयोग करना है। फिर क्या करना है, क्षण चुंबक पर बल आघूर्ण, यानी कि क्षण चुंबक पर बल आघूर्ण कितना होगा, उसको भी हम लोग देख लेंगे। तुल्यांकी परिनालिका के रूप में क्षण चुंबक, यानी कि तुलना की परिनालिका जो होती है क्षण चुंबक के बाद कैसे व्यवहार करती है, इसको भी हम लोग पढ़ लेंगे। और ये तो पिछली बार था नहीं, अब की बार आ गया तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार इससे पहले था तो बड़ा इंपॉर्टेंट था। क्या था, अनुचुंबकी, प्रतिचुंबकी और लौह चुंबकी। अनुचुंबकी क्या होते हैं, जो चुंबकीय क्षेत्र रखने पर, वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर आकर्षित हो जाते हैं। अनु मतलब आ से आप पकड़ सकते हो, आकर्षित होते हैं। प्रति मतलब प्रतिकर्षित, मतलब दूर भाग जाते हैं। तो ये आकर्षित होते हैं, ये प्रतिकर्षित होते हैं। और लौह चुंबकी क्या है, लौह चुंबकी भी आकर्षित होते हैं, बट ये अनुचुंबकी से ज़्यादा आकर्षित होते हैं, इसीलिए हम उनको क्या कहते हैं, लौह चुंबकी पदार्थ कहते हैं। ठीक है, फिर आपका है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के फैराडे के नियम और लेंज का नियम। फैराडे का सेकंड नियम ही लेंज का नियम कहलाता है, जो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फैराडे के भी इसमें फ्लेमिंग के दाएं हाथ बाएं हाथ के भी नियम आते हैं, लेकिन ये आप में दिया गया, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, स्वप्रेरण तथा अन्योन प्रेरण, एलसीआर परिपथ और एलसीआर अनुनाद। स्वप्रेरण क्या होते हैं, जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो स्वतः अगर कोई चीज़ प्रेरित हो जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्वप्रेरण। जब किसी दूसरे द्वारा प्रेरित किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, अन्योन प्रेरण। तो इस पर भी हम लोग क्वेश्चन आपके बनते हैं और इसमें विमाएँ वगैरह ज़्यादा बनती हैं। फिर एलसीआर परिपथ की अगर बात करें तो एलसीआर परिपथ तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एलसीआर परिपथ के साथ एलसीआर दोलन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर एसी परिपथ आता है।
AC अल्टरनेट करंट जनरेटर आता है जो आप लोग पढ़ेंगे। इसी में ट्रांसफार्मर आता है। ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, उच्चई ट्रांसफार्मर और अपचयी ट्रांसफार्मर। ये तो समझ लो ये भी आपका रीढ़ की हड्डी है। ट्रांसफार्मर दो ट्रांसफार्मर होते हैं, उच्चई और अपचयी। फिर अगला आता है वैद्युत चुम्बकीय तरंगे तथा इसके अभिलक्षण तथा वैद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम। अब वैद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या होती हैं? जो वे तरंगे जो किसी माध्यम में चल सकती हैं, अगर माध्यम ना हो तब भी वो चल सकती हैं, एयर में भी चल सकते हैं, वैक्यूम में भी चल सकती हैं। उन्हीं तरंगों को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं या वैद्युत चुम्बकीय तरंगे कहते हैं। इनके अभिलक्षण मतलब इनकी प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी, और क्या पढ़ना है? इनका स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम मतलब इनकी तरंग दैर्घ्य वगैरह, फ्रीक्वेंसी वगैरह ये पढ़नी है। तो ये आपसे स्पेक्ट्रम के पिछली बार भी ऑप्शन में एक क्वेश्चन आया हुआ था कि कौन सी तरंग किसके पहले होगी, अरेंजिंग ऑर्डर में लिखना होता है। तो उसके लिए भी आपको हम ट्रिक बताएंगे, बहुत आसानी से आप लोग क्या कर सकते हो? याद कर सकते हो। अब इसमें आपको देख रहे होंगे तो इसमें सबसे ज़्यादा अगर इंपॉर्टेंट कोई चीज़ है तो किरचॉफ का नियम जैसे हो गया, समांतर पट्टी संधायित्र हो गया, अपवाह वेग आपका क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। और फिर आपका आ जाता है जैसे कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत द्विध्रुव का विभव, ये भी नहीं है आपस में। हाँ, जितना गॉस के नियम के अनुप्रयोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आप एम्पियर का नियम ले सकते हैं, दो समांतर पट्टियों के बीच ये ले सकते हैं। फिर आपका आ गया धारा चुम्बकीय, ये ले सकते हैं। और फिर आपके इधर ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 23, 24, 26, मतलब आप समझ लीजिए कि टोटली इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसमें से भी कुछ क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे ट्रांसफार्मर हो गया, गॉस के अनुप्रयोग हो गए, ठीक है, अनचुंबकीय प्रतिचुंबकीय हो गए, गैल्वेनोमीटर का वोल्टमीटर में रूपांतरण हो गया, ये सब व्हीटस्टोन सेतु हो गया, किरचॉफ के नियम हो गया, एम्पियर का नियम हो गया, ये सब बहुत ही ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो आप इनको एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे आसानी से, बहुत ही ईजी होते हैं सब, फटाफट एक एक दिन में आपको सॉल्व कर लेंगे। 30 दिन में समझ लीजिए आपकी पूरी फिजिक्स खत्म। 30 दिन में आपका कॉन्फिडेंस लेवल 100% होगा। कितना होगा कॉन्फिडेंस लेवल? 100% होगा 30 दिन के अंदर। क्योंकि आप जब पेपर उठा के देखोगे कोई भी प्रीवियस ईयर का पेपर, तो आपको लगेगा हाँ बस यहीं से आता है। तो बस आप ज़रूर बने रहिएगा। अब देखते हैं अगली बार, नेक्स्ट क्लास में आप लोग यहाँ से सबसे पहले हम कौन सा लेंगे क्वेश्चन? कूलाम का नियम तथा दो बिंदु आवेशों के बीच बल। चलिए।